Hello student, today our topic is वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको कि वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी सेडविक और पॉवेल ने दी थी, 1940 में दी थी। इस थ्योरी का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस थ्योरी? क्योंकि जो हमने इससे पहले लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो लेविस स्ट्रक्चर हमें कोवलेंट मॉलिक्यूल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता था, कुछ स्ट्रक्चर की ही इंफॉर्मेशन देता था जो लेविस द्वारा स्ट्रक्चर दिए गए थे। लेकिन लेविस था वो शेप को नहीं दे पाया कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, उसकी जियोमेट्री कैसे होती है, उसके बारे में लेविस हमें नहीं बता पाया। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए वेस्पर थ्योरी आई। तो वेस्पर थ्योरी किसके बेस के ऊपर है? बेस्ड अपॉन रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्शन के बेस पे कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, रिपल्शन होती है। और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? पेयर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम, किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल की वजह से ही। तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, रिपल्शन होती है। जो एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होती है। तो उसी रिपल्शन की वजह से हम क्या करते हैं, शेप्स और जियोमेट्री के बारे में पता करते हैं। इसी थ्योरी को किसने, नेहलम और ग्लिप्सी ने द्वारा से डिफाइंड किया कि जो वैलेंस शेल होते हैं, जैसे ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है, ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के हैं, ये क्या करते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। तो उसी रिपल्शन की वजह से ही क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसकी शेप और जियोमेट्री को डिसाइड किया जा सकता है। तो वैलेंस शेल को समझाने के लिए हम पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राई टू रिमेन फार अपार्ट। कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वाटर की एग्जांपल ली, क्योंकि वाटर की एग्जांपल सिंपल है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, दो बॉन्ड पेयर है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होकर रहेंगे, फार अपार्ट, दूर रहेंगे। और इनके आसपास क्या रहेगा, एक क्लाउड बना रहेगा, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड बना रहेगा। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और इनमें रिपल्शन होगी। और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जहाँ पे क्या होगा, क्लाउड जनरेट होगा, नेगेटिव क्लाउड जनरेट होगा। उसी तरह लोन पेयर के बीच भी क्या होगा, एक नेगेटिव क्लाउड जनरेट होगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन खुद तो आपस से दूर रहते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये क्या करते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पे भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, वो हम देखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखो वेस्पर क्या करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन कौन से पेयर थे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनके बीच, या लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगी, इनके बीच भी क्या होगी, रिपल्शन। तो उसी रिपल्शन की बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन है, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पेयर के बीच अंदर है, उनके बीच जो रिपल्शन है, उसी की वजह से क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से थे हमारे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनके बीच अलग अलग क्या आती है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अलग अलग है। ये बोलते हैं कि लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम रिपल्शन किसके बीच होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के बीच। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, सबसे ज़्यादा कौन सी रिपल्शन होगी, लोन पेयर। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच ये क्या होगी, रिपल्शन कम होगी एज कंपैरिजन, इससे के कंपैरिजन रिपल्शन कम होगी। फिर क्या होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी।
तो ये क्या होगी, रिपल्शन सबसे कम होगी। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, जो कि वेस्पर थ्योरी बोलती है कि किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ लोन पेयर इज ज़ीरो, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है तब ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम रहेगी। इसको याद रखना, आगे हम इसको प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे। जब क्या होगा, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तब ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है उस टाइम पे क्या होगा, ज्योमेट्री अलग आएगी और शेप क्या होगी, अलग आएगी। इसको याद रखना। फोर्थ पॉइंट है, ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन लोन पेयर है प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या करती है, दोनों के ऊपर डिपेंड होती है, लोन पेयर के ऊपर भी और बॉन्ड पेयर के ऊपर भी। इसको हम जेड से दिखा देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह से उसके साथ लगे होते हैं, तो उसको हम जेड से दिखाते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब जेड को निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, ये वाला, जिसमें हम दिखाते हैं z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस नेगेटिव चार्ज अगर उस मॉलिक्यूल के बीच, जिस मॉलिक्यूल के बारे में हम ज्योमेट्री जानने की कोशिश करेंगे, उसकी शेप जानने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर अगर देखेंगे कोई नेगेटिव चार्ज है, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर उसके बीच कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, मोनोवैलेंट एटम को ऐड किए। इस फार्मूले को अगर आप याद रखोगे तो हम आराम से शेप और ज्योमेट्री के बारे में आसानी से स्टडी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, शेप डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एटम। शेप जो होती है कोवलेंट मॉलिक्यूल की, वो सराउंडिंग एटम इनकी बॉन्ड पेयर के ऊपर ही डिपेंड रहती है, इसको याद रखना। तो शेप और ज्योमेट्री बराबर होंगी जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। शेप अलग आएगी, ज्योमेट्री अलग आएगी जब लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। इसको आप लोगों ने याद रखना। अब z को निकालना हम आगे सीखेंगे, लेकिन आपने याद रखना, अगर z की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तब लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसको ऐसे दिखाते हैं, एक एटम सेंट्रल और बाकी इस तरह से दो उसके बॉन्ड पेयर। अगर z की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तब क्या होगा, ज्योमेट्री हमारी आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और उसको सेंट्रल एटम ये है तो उसके 3 बॉन्ड पेयर हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। अगर z की वैल्यू 4 है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे जैसे मीथेन में होता, ये उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सेंट्रल एटम 4, इस तरह से दिखा देंगे बॉन्ड पेयर। अगर 5 आएगी तब हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 3 जो हमारे बॉन्ड पेयर है वो एक सेम प्लेन में होंगे, एक ऊपर एक नीचे होगा। अगर z की वैल्यू क्या है, 6 है, तब होगी ऑक्टाहाइड्रल, उसको ऐसे दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया z। अब z को निकालते कैसे, हम मीथेन का केस लेते हैं। तो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। अब सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन। तो कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो क्या है इसका, 2 और 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, ठीक है, ये हमने 4 लिखा। अब इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब मोनोवैलेंट एटम कितने इसके पास, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो कितने, 4 4 हो गए 8। तो हमने किया सॉल्व किया, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। तो अगर z की वैल्यू 4 आ रही है तो हमने पहले ही बताया कि अगर z की वैल्यू 4 होगी तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब कि z की वैल्यू 4 आई है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें कार्बन इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, तो इसके बीच क्या एंगल कितने डिग्री का आएगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अब ज्योमेट्री होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सिर्फ किसका हुआ, बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसके ऊपर
लोन पेयर कोई भी नहीं है। अच्छा, इसलिए ये टेट्राहेड्रल होगी। और शेप क्या होगी, शेप भी क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना। मैंने पहले बोला कि जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ज्योमेट्री और शेप सेम आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन के केस में क्या हो रहा है, शेप एंड ज्योमेट्री सेम आ रहा है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि जो 4 थे बॉन्ड पेयर वो किसने इस्तेमाल किए हैं, देखो जो 4 बॉन्ड पेयर थे वो हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लिए, ये वाले 4, तो लोन पेयर के लिए कोई है नहीं। अच्छा, और आपको याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है, इसकी CH4 की sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे किस तरह से होती है, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेक्स्ट अलग से एक टॉपिक करेंगे, फिलहाल आपको ये याद रखना है। अब क्या है, वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये एक टेबुलर फॉर्म में हमने दिखाया कि अगर z की वैल्यू 2 आएगी, बॉन्ड पेयर तब क्या होंगे, 2 होंगे, तो लोन पेयर अगर 0 होगा तब हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, और शेप भी क्या होगी, लीनियर, और हाइब्रिडेशन हमारी होगी क्या, sp होगी। अगर z की वैल्यू 2 आ रही है, पहले भी 2 आई थी, अब भी 2, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जो कि हमें कैसा दिख रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से दिखेगी शेप, और sp होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका इतना खास कुछ नहीं है, हमें ये वाला याद रखना। अगर हमारा क्या हो गया, z की वैल्यू 3 आ रही है, z की वैल्यू 3 आएगी, तो बॉन्ड पेयर अगर 3 है, लोन पेयर अगर 0 है, तो उस टाइम पे हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री मतलब क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, जैसे यहाँ देखा, तो उस टाइम पे हमारी ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और सेंट्रल एटम है, यहाँ पे लोन पेयर कोई भी नहीं है, क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और देखो लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगी, सेम होगी, और इसकी हाइब्रिडेशन sp2 आएगी। ये हाइब्रिडेशन अलग से करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा कि sp2 क्यों है। अगर z की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, और हमारा बॉन्ड पेयर 2 है, एक लोन पेयर है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अभी ये देखो अलग से एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हमारे क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए, अब एक बचा लोन पेयर, वो हमने इधर लगा दिया। अब इसका ज्योमेट्री क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे ये थी। लेकिन हमने क्या बोला था, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप क्या होगी, अलग से आएगी। अब हमने लोन पेयर नहीं देखना, यहाँ पे हमने लोन पेयर नहीं देखना, जब हमने शेप को देखना होगा तो अब हमें बॉन्ड पेयर को ही देखना है, ठीक है। तो इसमें हम बॉन्ड पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे। तो ये किस तरह से एक वेंट की तरह बन रहा है, ठीक है, वी की तरह बन रहा है। तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर, बेंट या एंगुलर भी बोलते हैं। यहाँ पे ये था ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी शेप भी थी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है लेकिन इसकी शेप क्या है, बेंट, वो किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। अगर z की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 2 होंगे, तो इस तरह से हमारी ज्योमेट्री आएगी। तो बॉन्ड पेयर के बीच और लोन पेयर के बीच जो एंगल होगा वो 120 से कम होगा, 120 से कम होगा। लोन पेयर के बीच, ये लोन पेयर इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये हमने पीछे पढ़ा। अब इसकी जो ज्योमेट्री वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हमने क्या बोला, ज्योमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर, दोनों पे। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका शेप होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, ऐसे करके मिटा दें, तो ये सिंपल एक लीनियर स्ट्रक्चर बच रहा है।
तो इसके बीच कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, शेप कौन सी बन रही है, लीनियर, ये वाली लीनियर शेप, और इसमें sp2 क्या होगी, हाइब्रिडेशन। अगर z की वैल्यू 4 आती है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, z की वैल्यू अगर 4 आती है और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हमारे कितने बॉन्ड पेयर बने, 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, जैसे हमने मीथेन का भी पीछे किया। अब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और इस हाइब्रिडेशन इसकी क्या होगी, sp3। ये अभी हमने पहले किया था। अगर z की वैल्यू 4 है, ठीक है, z की वैल्यू 4 है तो ये हमने कर लिया है। z की वैल्यू 4 है, ये वाला केस। अगर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, जैसे यहाँ पे 3 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि बॉन्ड पेयर 4 है, z4 है, तो हमारा क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, हमारी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप होती है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो शेप अलग आएगी, किससे, ज्योमेट्री से। तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको नहीं देखना, लोन पेयर को नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, इन्हें देखना, बॉन्डिंग पेयर को ही देखना है। तो बॉन्डिंग पेयर क्या दिखा रहा है हमें कि ये कौन सी है, शेप किसकी क्या है, पिरामिडल, और ये हाइब्रिडेशन sp3। अगर 4 z की वैल्यू आती है, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तब क्या होगा, जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, और इसका शेप क्या आएगा, 2 लोन पेयर है, इसको हम नहीं देखेंगे, इस तरह से बेंड स्ट्रक्चर बन रहा है, और हाइब्रिडेशन क्या आ रही है, sp3। तो ये थे हमारा ये टेबल, इसको आपको देख लेना फिर से। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने NCERT से उठाया है, इसमें बोलते हैं कि बताओ इसकी शेप क्या होगी। तो शेप सेम जैसे PeCl3, हमें सबसे पहले क्या निकालनी, z की वैल्यू, फार्मूला लगाएंगे, जो पीछे दिया उसको देख लेना, 1/2 सेंट्रल एटम Be, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एटम कितने लगे इसके साथ, 2, 2 + 2 4, सॉल्व किए तो हमारा 2, z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2, z की वैल्यू 2 आई, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। अब ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, लीनियर, क्यों, क्योंकि अगर z क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, z की वैल्यू अगर क्या आ गई, 2 आ गई, z की वैल्यू 2 आ रही, तो यहाँ पे Cl कितने हैं, Cl 2 है, तो दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसने इस्तेमाल कर लिया, बॉन्डिंग पेयर ने, तो कोई और बचा नहीं, तो इसका मतलब कि लोन पेयर नहीं है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या आएगी, लीनियर, और शेप भी क्या आएगी, लीनियर। तो ये एक एग्जाम्पल है उसके, BeCl3, बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, टोटल जो इसके एटम है मोनो एटॉमिक वो कितने लगे हुए, मोनोवेलेंट कितने हैं, 3, ऐड किया, सॉल्व किया, 3 आया, sp2 हाइब्रिडेशन है, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ट्राइगोनल, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेन शेप, और ये दोनों सेम है। इस तरह क्या है, SiCl4, सेंट्रल एटम कौन है हमारा, सिलिकॉन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 सेंट्रल एटम पे, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4, मोनोवेलेंट, सॉल्व किए तो z की वैल्यू 4 आई, जब z की वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडेशन sp3, तो क्या होगा इसका, ज्योमेट्री क्या आएगी, z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब शेप क्या होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो z है ये चारों के चारों किसने इस्तेमाल कर लिए, जो z है जो बॉन्डिंग पेयर है वो चारों के चारों क्लोरीन ने इस्तेमाल कर लिए, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो इसलिए शेप और ये दोनों क्या है, एक जैसे। अब केस है किसका, H2S, सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो 6 क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो क्या है इसका 4 आगे z हमारा, sp3 इसकी हाइब्रिडेशन। अब देखो z की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2, तो इस मतलब कि 4 में से 2 बॉन्ड पेयर किसने इस्तेमाल कर लिया, हाइड्रोजन ने, बचे क्या 2 लोन पेयर, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर दिखाए हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन
सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सेम वही आ गया। तो अब NH3 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं इसके साथ 3 लगे हुए हैं, मोनोवेलेंट। ठीक है, सॉल्व किया, Z की वैल्यू 4, Z की वैल्यू 4 आ गई। अब हाइड्रोजन 3 है तो 3 बॉन्डिंग पेयर हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन 3, एक लोन पेयर बच रहा है, क्योंकि Z4 है तो एक लोन पेयर बच रहा है, वो लोन पेयर हमने यहाँ पे दिखा दिया। 3 बॉन्डिंग पेयर हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि 4 है, Z4 है तो टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप है वो क्या आ रही है, हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ही क्या होगा, हमारी ज्योमेट्री क्या आ रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये था आज का टॉपिक। अगर कोई और डाउट हो उसको और क्लियर करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने Z4 तक किया है, Z5, 6 को कल हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।